हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे करेंगे। ये क्लास 12th का मैथ्स का मॉडल सेट जो जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है। मॉडल सेट दो तरह का है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला कर रहे हैं, इसमें से 30 क्वेश्चन तक किए हुए हैं। आज हम लोग 31 से आगे करेंगे। तो जो 31 का क्वेश्चन है वो वेक्टर चैप्टर से है, जिसमें बताया गया है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है और ए और बी का सम का मैग्नीट्यूड 5 है। देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, यानी दो वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हम लोग को फाइंड करना है। उसमें से ऑप्शन आपका 4 है। अब देखते हैं इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट आंसर है। हम लोग के पास जो गिवन है वो ये चीज़ दिया हुआ है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 है, बी का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो 4 है और ए और बी का मैग्नीट्यूड सम का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 है। और हम लोग से बोला जा रहा है कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वेक्टर में एक रिजल्ट है कि अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर करें प्लस और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें तो इसका एक रिजल्ट होता है, वो ये होता है कि 2 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये एक रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इस रिजल्ट के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका रिजल्ट हम लोग को पहले से मालूम है कि 5 है, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस और a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है इसका ही वैल्यू हम लोग को निकालना है। और ये जो 2 है, a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू वो अपने आप, सॉरी छोटा सा मिस्टेक है, a स्क्वायर होगा और यहाँ b स्क्वायर होगा। ये रिजल्ट होता है a स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर। अब जो a का स्क्वायर है उसका रिजल्ट आया है 3, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस और b का जो वैल्यू है वो है 4, तो यह जाएगा 4 का स्क्वायर। ये बन गया 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस वेक्टर a माइनस वेक्टर b का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो 2 इंटू 9 प्लस 16। अब ये जो हो गया यहाँ से a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है, अब इधर तो हम लोग जान रहे हैं 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 और 25 इंटू 2 हो जाएगा 50 और जो प्लस 25 है वो इधर आ जाएगा माइनस में 25 और 50 माइनस 25 हो जाएगा 25। अब यहाँ जो a माइनस बी वेक्टर हमको निकालने बोला गया था मैग्नीट्यूड के साथ, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 5। अब वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया, 25 से निकल गया 5। अब जो 5 आया है, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि जो 5 है ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में 5 है, तो बी नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह करके ये हम लोग का 31 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो 32 क्वेश्चन है वो भी वेक्टर से ही क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि इफ a क्रॉस b, यानी वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का रिजल्ट है 0 और वेक्टर a डॉट वेक्टर b का रिजल्ट है 0 और हम लोग को इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको हम लोग को ढूंढना है। तो हम लोग छोटा छोटा पहले बात करते हैं, रिजल्ट के आधार पे बात करते हैं कि a वेक्टर b का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो हम लोग को एक रिजल्ट है, ये तो दिया हुआ है, इसको पहले लिख ले रहे हैं कि a क्रॉस b बराबर 0 है, लेकिन इसका एक रिजल्ट होता है जिसको आप लोग जानते होंगे कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और
साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर बराबर 0 होता है। और अगर हम यहाँ से कंपैरिजन कर लें तो यहाँ देखिए क्या क्या हो सकता है, या तो a बराबर हो सकता है 0 के, या फिर b हो सकता है 0 के बराबर, या फिर साइन थीटा हो सकता है 0 के बराबर। और अगर साइन थीटा 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब थीटा निकलेगा 0 डिग्री। उसी तरह अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देख लें कि जो डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है कि a डॉट b बराबर 0, तो a डॉट b का वैल्यू होता है कि a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो डॉट वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर भी 0 हो सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल है, a मल्टीपल b मल्टीपल, इन तीनों अगर मल्टीपल में वो 0 के बराबर है तो इसका तो यही मतलब होता है कि a भी 0 के बराबर हो सकता है, b भी 0 के बराबर हो सकता है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कोस थीटा है वो भी 0 के बराबर हो सकता है, और कोस थीटा अगर 0 के बराबर है तो 90 डिग्री हो सकता है। अब बताइए एक ही सिचुएशन में एंगल 0 डिग्री भी बना रहा है और 90 डिग्री बना रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं, दोनों मिला के एक फाइनल रिजल्ट ये दे सकते हैं कि जो A होगा वो भी 0 हो सकता है, या फिर जो B होगा वो भी आपका क्या देगा, 0 देगा। क्योंकि इस केस में भी 0 आ रहा है, इस केस में भी 0 आ रहा है, ये तो हम लोग ले नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें 0 डिग्री दे रहा है, इसमें 90 डिग्री दे रहा है। अब एक ही सिचुएशन में दो वेक्टर 0 डिग्री भी बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड दोनों में कोई एक भी 0 हो सकता है, या तो फिर दोनों 0 हो सकता है। तो इसका अगर ऑप्शन देखें, सही आंसर ऑप्शन इसका आएगा D नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो कंप्लीट हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग का 33 देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, है ना। तो 33 जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मतलब दो पॉइंट दे दिया है। एक पॉइंट है A मान ले रहे हैं जिसमें 1, -1 और 1 है, और एक पॉइंट B मान लेते हैं जिसका पॉइंट -1, 1 और 1 है। और ये दो लाइन को मिलाने से हम लोग को ये बताना है कि दो लाइन को जब ज्वाइन किए तो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। और जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसका निकालने का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अगर हम इस पॉइंट को x1 y1 z1 और इस पॉइंट को x2 y2 z2 अगर मान लेते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन जो होता है उसमें ये बोलता है कि अगर L बराबर, क्योंकि L M N से हम डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं, तो L बराबर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लेंगे x2 माइनस x1 और नीचे हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे सबका, ऐसे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ सब x2 x1 का वैल्यू को पुट करें तो x2 हो जाएगा -1, फिर माइनस फार्मूला में देंगे आया उसको लगाएं, और फिर x1 जो है वो फिर से वापस से 1 है, डिवाइड बाई नीचे भी हम वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो अगर हम देखें यहाँ से y2 1 है तो 1 पुट कर दिए, y1 जो है वो -1 है तो ये प्लस में 1 हो गया होल स्क्वायर। z2 देख रहे हैं 1 है, z1 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह करके हम लोग को क्या मिला, ऊपर में मिला माइनस में 2 और नीचे मिला यहाँ -1 तो -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आया 4, फिर प्लस 1 + 1 तो हुआ 2 का स्क्वायर हुआ 4, और यहाँ हम लोग जान रहे तो 0 हो गया। तो ऊपर से मिला हम लोग को -2 और नीचे से हम लोग को क्या मिला 4 4 8, तो 8 का निकालेंगे तो 2√2 निकलेगा। तो यहाँ से 2 से 2 कटा तो जो L का वैल्यू निकला वो क्या निकला, -1/√2। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे,
m और n भी निकाल लेंगे, l था। अब m निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ऊपर में हम लोग केवल चेंज होगा y2 माइनस y1 और नीचे जो रिजल्ट इसका बना है ना, नीचे जो रिजल्ट आया इसका वही रिजल्ट इसमें भी आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो फाइनल आया था वो आया था 2√2। अब y2 में y1 घटाएंगे तो 1 में -1, तो यहाँ 1 हो गया, माइनस पहले से था, और y1 जो है एक और माइनस के साथ तो +1 हो जाएगा, यहाँ होगा 2√2। तो ऊपर बन गया 2, नीचे हो गया 2√2, 2 से 2 कटा, m का वैल्यू निकला 1/√2। अब हम लोग सेम उसी तरह l हो गया, m हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, n निकालेंगे। तो n में वही करेंगे z2 माइनस z1 डिवाइड बाई, नीचे सबका रिजल्ट तो सेम आएगा तो वही लिख देते हैं यहाँ पे 2√2। z2 का जो रिजल्ट है वो 1 है, माइनस z1 का रिजल्ट भी 1 है, ऊपर हो गया 0, तो कुल मिला के इसका रिजल्ट दे दिया 0। यानी कि अगर हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करना होगा, यानी LMN के बारे में बात करना होगा, तो L निकल गया माइनस में 1/2, M निकल गया 1/√2, सॉरी √2 है, यहाँ भी √2 है, और यहाँ अगला हो गया 0, ये निकला। हम लोग जानते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर दें या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो भी रिजल्ट वही मिलेगा। अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाता प्लस में 1/√2, क्योंकि रिजल्ट इस फॉर्म में कोई वाला आंसर नहीं है, ये भी यहाँ नहीं मिल रहा है। तो माइनस से जब कॉमन करेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 माइनस में, और यहाँ तो 0 तो सबके साथ कॉमन होता है, और ये जो रिजल्ट है वो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह करके हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस आर, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। अब वाई एक्सिस का इक्वेशन ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं यहाँ एक्स वाई जेड सब कुछ लिख रहा है, मतलब कि हमको वाई एक्सिस का इक्वेशन तो लिखना है, लेकिन कहाँ से, स्पेस से। स्पेस यानी कि 3D में, जिसे हम लोग 2D में तो जानते हैं अच्छे से, अगर ये x है ये y है, अगर कोई पॉइंट x का अगर होगा तो ऑटोमेटिक है कि x का कुछ वैल्यू रहता है, y 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन लिखना है, जैसे हम लोग y एक्सिस के इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 0, और x एक्सिस का लिखना होता है लिखते हैं y बराबर 0। तो जब 3D में हो जाएगा तो z भी आ जाएगा, तो z का क्या हो जाएगा, अगर z का लिखना होगा तो z एक्सिस का लिखना होगा तो हमको दोनों को 0 लिखना होगा, x में भी और y में भी। तो उसी तरह जब हमको पूछ रहा है y एक्सिस का क्या होगा, तो y एक्सिस में अगर लिखना है तो हमको क्या लिखना होगा, अगर y एक्सिस का लिखना है तो x का वैल्यू 0 होगा और z का वैल्यू 0 होगा। अब जो x का वैल्यू 0 होगा और z का वैल्यू 0 होगा, ये आपका ऑप्शन बी में आ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, एक प्लेन दिया हुआ है, जैसे प्लेन अगर ऐसे बना लेते हैं, कोई प्लेन है ना, और इसका जो डिस्टेंस है मतलब कहाँ से दूरी निकालना है, ओरिजिन से। तो एक प्लेन है, इस तरह से समझ लीजिए कि प्लेन है, और एक ऐसे एक ये ओरिजिन है, ये प्लेन है, तो ओरिजिन से प्लेन का बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये मेरा प्लेन है और प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, और ओरिजिन जो है यहाँ है, ओरिजिन तो जानते हैं हमेशा 0 0 0 होता है, यानी ये आपका x1 y1 और z1 जगह में आ गया। और जो प्लेन दिया हुआ है, प्लेन से हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, जैसे भी हम बता रहे हैं कि क्या हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a निकल जाएगा, b हो गया y का कोफिशिएंट -3, c हो z का कोफिशिएंट 6, और d हो जाता है यहाँ पे 14। अब जब हमको डिस्टेंस निकालना है एक प्लेन और एक कोऑर्डिनेट के बीच में, तो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना, प्लेन और पॉइंट का बीच में जो निकालने का, प्लेन और पॉइंट का बीच में निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला वो ये होता है कि ऊपर में लेते हैं a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d, और नीचे हम लोग ले लेते हैं ये a1 मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर को हम लोग ले लेते हैं।
तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये मोड लगा लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस है वो कभी तो नेगेटिव देगा नहीं, इसीलिए हम लोग ये मोड को लगा लिए हैं। अब यहाँ हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ए तो 2 है लेकिन x1 क्या है 0 है, तो कुल मिला के इसका रिजल्ट यहाँ होगा 0। फिर यहाँ भी उसी तरह y1 है 0, तो कुल मिला के 0, प्लस z1 है यहाँ पे 0, तो हो गया 0, प्लस d का वैल्यू यहाँ से हमको केवल मिला 14, अंडर रूट करेंगे, और हम लोग जानते हैं a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब कि माइनस में 3 का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। ऊपर तो जान रहे हैं हम लोग को मिल रहा है कितना 14, और नीचे कितना मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, और 6 का स्क्वायर होगा 36। अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं अंदर में, तो 9 और 4 हो जाएगा 13, और 13 और को ऐड कर लेते हैं 36 से, तो हो जाएगा 49। अगर हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी d है ना, तो जो डिस्टेंस हम लोग का निकल आएगा ऊपर में 14 और नीचे से रूट अंडर 49 का निकलेगा 7। तो अगर इसको हम लोग 7 से इसको डिवाइड देते हैं तो 2, यानी डिस्टेंस निकला 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट बोलिए 2 सेंटीमीटर बोलिए, जो भी रहेगा सवाल है ना। तो डिस्टेंस हम लोग का यहाँ से निकला 2। अब हम लोग ये देख लेंगे कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में जो डिस्टेंस है वो 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ए हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह करके हम लोग ना अभी तक 35 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा क्या होगा 36 क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे कि इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स है ए और बी, सच दैट इस प्रकार से इवेंट दिया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है माइनस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो आपका वापस से ए के ही बराबर है। अब हम लोग इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो इधर का जो पी ए है उधर का पी ए जाएगा तो कट जाएगा, यानी हम लोग के पास बच जाएगा पी बी इक्वल माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। अब अगर इसको भी उधर ले जाते हैं तो यहाँ से रिजल्ट हमको ये मिलेगा कि पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम यहाँ मान लें कुछ नहीं तो इनटू में तो 1 तो है, तो अगर यहाँ 1 हो गया तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई ये बन जाएगा पी बी। अब ये जो अपने आप में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, तो ये पी ए बाई बी का फॉर्मूला है, क्योंकि नीचे बी है ना तो नीचे बी आएगा, तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला है किसके बराबर है, तो पी ए बाई बी 1 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि फाइनल कि ए बाई बी इक्वल टू 1, और ये जो रिजल्ट है ऑप्शन में हम लोग अगर चेक करते हैं तो पी ए बाई बी ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 और 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 37 है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू 0.6, एंड देन ए बाई बी का वैल्यू फाइंड करना है। ए का प्रोबेबिलिटी दिया है, बी का दिया हुआ है, बी बाई ए का दिया हुआ है, ए बाई बी का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बी बाई ए का। तो b बाई ए का जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई नीचे वाला यानी a का। a इंटरसेक्शन b का प्रोबेबिलिटी बोले या b इंटरसेक्शन a का प्रोबेबिलिटी बोले, दोनों एकदम सेम होता है। अब यहाँ b बाई ए का जो रिजल्ट है वो मालूम है 0.6 है, ये इंटरसेक्शन का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन a का वैल्यू मालूम है 0.4। 0.4 को 0.6 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा यहाँ से इंटरसेक्शन का रिजल्ट फाइंड हो जाएगा, कितना मल्टीप्लाई करने से आएगा 0.24।
तो 6 4 जा 24, यस 0.24 आ गया प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं किसमें, ए बाई बी में। अगर ए बाई बी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ फिर से वही लेना होगा ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे लेना होगा बी का प्रोबेबिलिटी। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू देखें तो 0.24 है, और बी का वैल्यू अगर हम यहाँ से चेक कर ले तो 0.8 है। अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये 8 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कुल मिला के कि 8 3 जा 8 का टेबल में 3 बार में आया तो एक पॉइंट फिर लग जाएगा, मतलब 3/10 है तो इसको लिख सकते हैं 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू कितना आया, 0.3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो अगला जो हम लोग को क्वेश्चन है वो 38 है। 38 में क्वेश्चन क्या क्या कहना है कि ए डाइस इज थ्रोन 6 टाइम। एक डाइस को क्या किया जा रहा है, 6 बार फेंका जा रहा है। डाइस मतलब कि लूडो का गोटी को 6 बार फेंका जा रहा है। इफ़ गेटिंग एन इवेंट नंबर, और क्या आ रहा है कि इवेंट नंबर आ रहा है। तो इवेंट नंबर जो आ रहा है अगर हम उसको सक्सेस मान लेते हैं, क्यू को हम मान लेते हैं सक्सेस, तो अगर इस क्यू जो अपने आप में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बताता है, तो अगर हम लोग एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बताता है क्यू, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा कितना मिलेगा। हम लोग जानते हैं इवेंट नंबर तो 2 4 6 होता है, यानी 3 आएगा, और जो टोटल नंबर आएगा वो 6 आएगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1/2 निकलेगा क्यू का वैल्यू। और जो फेलियर होता है उसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस सक्सेस यानी कि 1/2, यानी कुल मिला के 1/2 ही आएगा। यानी P का वैल्यू भी 1/2 और Q का वैल्यू भी 1/2। P अगर हम P मान लेते हैं सक्सेस के लिए तो फिर Q हो जाएगा फेलियर के लिए, ऐसे। अब इसका एक फॉर्मूला होता है सक्सेस और फेलियर के बीच में, कि सक्सेस और फेलियर के बीच में एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला ये होता है कि हम लोग को NCR मतलब टोटल नंबर और निकालना किस पे है ये, और यहाँ होता है P का पावर N और Q का पावर N-R। तो ये हम लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी देगा किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस का। तो 5 सक्सेस का ये हम लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी देगा, जिसमें N जो है वो 6 है, C है, और R जो है वो 5 सक्सेस है यानी कि 5 है, और P का वैल्यू 1/2 है। N का जगह हम लोग का यहाँ आ जाएगा 6 नहीं सॉरी यहाँ R होता है, R हो जाएगा, N-R होगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ हो जाएगा कितना 5, और यहाँ Q की जगह आएगा 1/2, और यहाँ भी आ जाएगा 6 - 5 यानी कि 1। तो ये हो जाएगा 6CR का, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का फैक्टोरियल नीचे 6 - 5, तो 6 - 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 1/2 और पावर 5 और 1 6। तो यहाँ 6 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 × 5 का फैक्टोरियल, यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ 5 का फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल चला गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा वैल्यू 1/2 का पावर हो जाएगा कितना 6, तो 6 बार में आ जाएगा 64। तो 2 का टेबल में 2 3 जा, और 2 का टेबल में 2 3 जा 2, यानी कि कुल मिला के 3/32। तो 3/32 है वो 5 मतलब 5 बार आए उसका प्रोबेबिलिटी है ना, 5 बार सक्सेस आए उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो जाएगा 3/32, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ये जो वैल्यू है उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो ऐसे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x मतलब टोटल, जिसमें से आपका आ रहा है r मतलब कि 5, तो x बराबर 5 या बोल सकते हैं कि r बराबर 5 पे हम लोग इसको बना रहे हैं। तो हम लोग के जो रिजल्ट आया है वो कितना आया 3/32, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग ये जानेंगे 39 क्वेश्चन को देखेंगे कि 39 क्वेश्चन में क्या। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 39 है, ए चांस ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस इज। हम लोग इतना तो जानते हैं कि जब हम लोग 2 डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो
36 टोटल सैंपल स्पेस तैयार होता है, टोटल 36। तो उसमें से जो डबलेट वाला है हम लोग जानते हैं वो मेरा इवेंट है, डबलेट वाला। अगर हम लोग इवेंट के तौर पे किसको मान लें, डबलेट वाला, तो डबलेट यानी कि कैसा, इस तरह का आने वाला, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्योंकि हमको ये चांस मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, किसका, डबलेट का। कहाँ से, तो बोलता है विथ 2 डाइस, 2 डाइस के साथ। तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी बात करेंगे ए का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे तो यहाँ तो नंबर कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 6। और टोटल हम लोग जानते कितना है, 36, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 है। और जो नंबर ऑफ अगर इवेंट की बात करेंगे तो 6 है, तो 6/36 यानी कि हम कह सकते हैं 1/6। अगर काट दे इसको तो 1/6, तो 1/6 जो हो गया डबलेट का प्रोबेबिलिटी निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर है यहाँ हमारा बी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 40 में है। ये बताया जा रहा है कि ए और बी आपका 2 इवेंट है, और इवेंट कुछ इस तरह से है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/3 है, बी का भी वैल्यू दिया हुआ है 1/4 है, और इंटरसेक्शन का भी रिजल्ट दिया हुआ है 1/5 है। और हम लोग से ये फाइंड करने बोला जा रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग तो जानते हैं कि अगर हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालेंगे A/B, तो इसका फॉर्मूला होता है कि A इंटरसेक्शन B चाहिए और नीचे हमको B का वैल्यू को चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B का वैल्यू हम लोग को गिवन में है 1/5, और PB यानी कि वैल्यू भी इसका दिया हुआ है 1/4। हम लोग जानते हैं कि नीचे का 4 चलाएगा सबसे ऊपर, तो 1 × 4 और फिर ये 1 5 के साथ, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं 4/5, यानी कि A/B का जो रिजल्ट आया है वो 4/5 आया है। और 4/5 है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये हम लोग का जो टोटल मॉडल सेट का जो ऑब्जेक्टिव वाला था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आप लोग इसको थोड़ा रिवीजन करते रहना है, और इस टाइप के क्वेश्चन को भी और आप लोग को बनाते रहना है, ठीक है। और आप लोग थोड़ा इसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। उसके लिए थैंक्स।